विद्यार्थियों, मैं गौरव कार्की आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत जो हमारा दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय को पढ़ेंगे, जिसको हम द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी के नाम से भी जानते हैं। और इस अध्याय के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस तरीके से जो शीत युद्ध के दौर में जो पूरा विश्व दो शक्ति केंद्रों के बीच में बट गया था, दो ध्रुवों के बीच में बट गया था, इस ध्रुवीयता का किस तरीके से अंत हुआ और इन दोनों महाशक्तियों में से एक महाशक्ति सोवियत संघ, उसका किस तरीके से विघटन हुआ और इसके पीछे मुख्यतः क्या कारण थे। और इसके साथ साथ हम सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो सोवियत संघ से अलग हुए जो राष्ट्र थे, उनके सामने क्या चुनौतियां सामने आई और किस तरीके से उनका पुनर्निर्माण हुआ, यह हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय को शुरू करने से पूर्व एक जो आपके पुस्तक के पहले पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि यह चित्र दिखाया गया है, यह चित्र जर्मनी में स्थित बर्लिन की जो दीवार थी, उस बर्लिन की दीवार का चित्र है, जो आप लोगों को पता है कि शीत युद्ध का एक प्रमुख केंद्र था। और सन 1961 में जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई, पूर्वी जर्मनी से लोग जो पश्चिमी जर्मनी की ओर आ रहे थे, उसके कारण सन 1961 में दीवार गिराई गई और 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दी गई, जो इस बात का प्रतीक था कि जो शीत युद्ध के दौर की जो प्रतिद्वंदिता थी उसमें कमी आ गई थी, क्योंकि इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें से सोवियत संघ का कमजोर होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण जर्मनी में स्थित इस बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और जर्मनी का जो बर्लिन का एकीकरण हुआ। तो विद्यार्थियों, हम इस अध्याय को शुरू करते हैं और इस अध्याय में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली को शुरू करने से पूर्व हम सोवियत संघ का किस तरीके से गठन हुआ, इसको जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय बोल्शेविक दल के नेतृत्व में, हम कह सकते हैं या बोल्शेविक दल द्वारा सन 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। इस क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना, जो वर्ग संघर्ष जो था, जो वर्ग विभाजन था, उसको समाप्त कर एक समतामूलक समाज और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। इस उद्देश्य को लेकर विद्यार्थियों 1917 में रूस में यह क्रांति हुई और 1917 की क्रांति के पश्चात बोल्शेविक दल ने यूरेशिया के एक बड़े भूभाग को मिलाकर 1922 में एक संघ का निर्माण किया, जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। क्रांति के पश्चात जो बोल्शेविक दल था, उसने रूस के साथ साथ जो उससे लगे हुए जो राज्य थे उसमें भी साम्यवाद का प्रसार किया। साम्यवादी जो क्रांति का प्रसार इन रूस और उससे लगे हुए जो अन्य गणराज्य थे उसमें हुआ। 1922 में रूस और उसके साथियों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जिसे ही हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इसको यूएसएसआर के नाम से भी हम संबोधित करते हैं, जिसका पूरा नाम है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत गणराज्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। समाजवादी जो सोवियत गणराज्य था, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हम कहते हैं, यह 15 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें रूस, बेलारूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्य इससे जुड़े हुए थे। इससे मिलकर ही जो है यूएसएसआर बना था। सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली जो व्यवस्था वहां पर थी, उस व्यवस्था को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। यह सोवियत प्रणाली जो अन्य पूंजीवादी जो राष्ट्र थे, जो उस समय में पूंजीवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों से यह व्यवस्था अलग थी।
क्रांति के पश्चात जो सोवियत संघ ने समतामूलक समाज की स्थापना और समाजवादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया था उसे हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य था पूंजीवाद को समाप्त कर विश्व में समाजवाद की स्थापना करना था। तो विद्यार्थियों, जो सोवियत प्रणाली थी वह अन्य प्रणालियों से विश्व में उस समय जो अन्य व्यवस्थाएं लागू थी, जो कार्य कर रही थी, उन व्यवस्थाओं से सोवियत प्रणाली अलग थी। उसकी कुछ विशेषताएं थी जिसको हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रणाली के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी और राज्य के नियंत्रण में इस अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता था। विद्यार्थियों, जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। राज्य के नियंत्रण में ही हम कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था उस पर पूरे तरीके से राज्य का नियंत्रण था। वही पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों के तहत आगे बढ़ाता था और यहाँ पर जो सोवियत संघ में योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाता। अगली जो चीज थी कि राज्य व कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता। विद्यार्थियों, सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही एक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। उसको यहाँ पर अत्यधिक शक्तियां प्राप्त थी और यह पार्टी राज्य को वरीयता देती थी। यहाँ पर व्यक्तियों का गौण स्थान था। राज्य का उत्थान ही, राज्य का विकास ही सब कुछ माना जाता था। राज्य और हम कह सकते हैं कि दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। इनके सामने अन्य जो हम कहें कि जो हमारे व्यक्तिगत हित थे उनको गौण समझा जाता था। अगली जो तीसरी चीज यहाँ पर सोवियत प्रणाली की जो महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर थी कि भूमि और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। विद्यार्थियों, सोवियत संघ के अंतर्गत जितनी भी भूमि थी और जो भी उत्पादन के जो साधन थे उन सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था, राज्य का नियंत्रण होता था। वो निजी व्यक्तियों को जो है उन पर उनका नियंत्रण वहां पर नहीं था। पूरे तरीके से राज्य के नियंत्रण में और वो कार्य करती थी और उससे जो भी उत्पादन होता था, चाहे वो भूमि से हो, चाहे वो उद्योगों से हो, उसका वितरण जो है पूरे देश में समानता के आधार पर उसका वितरण किया जाता था। अगली चीज कि न्यूनतम जीवन स्तर और बुनियादी जरूरत का ध्यान। विद्यार्थी, सोवियत संघ के अंतर्गत उस समय में जो लोगों की जो न्यूनतम जरूरतें थी, मसलन हम कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी जो रोजगार की व्यवस्था है और उनके हम कह सकते हैं कि जो बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की जो चीजें हैं, ये कुछ ऐसी बुनियादी और न्यूनतम जो जरूरतें हैं उनको राज्य जो है पूरा करने का काम करती थी। राज्य में इस तरीके की वितरण प्रणालियां थी कि सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके, ये प्रयास किया जाता था और बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही रियायती दरों पर जो है ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाती थी। अगली चीज कि उन्नत औद्योगिक व्यवस्था। विद्यार्थियों, सोवियत संघ में उस समय में जो उसकी हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक व्यवस्था थी वह बड़ी उत्तम थी। वहां पर जो उत्पादन होता था वह एक हम कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से विश्व स्तरीय उत्पादन था, जो पूरे विश्व में उसका एक प्रमुख स्थान होता था, उसकी मांग पूरे विश्व में थी। तो इस तरीके से जो औद्योगिक विकास था वो बहुत तेजी के साथ सोवियत संघ में हुआ। सोवियत संघ ने अपनी जो उद्योग थे उनको बहुत तेजी के साथ उनका आधुनिकीकरण किया, उनको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा संचार और यातायात की उन्नत व्यवस्था। तत्कालीन सोवियत संघ में, या हम कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने अपनी संचार और यातायात व्यवस्था को बहुत ही तेजी के साथ उसका विकास किया। वह व्यवस्था पूरे विश्व में सबसे उन्नत व्यवस्था मानी जाती थी। वहां पर जो दूर दराज के इलाकों तक हम कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ के विभिन्न इलाके थे वहां पर आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बहुत उन्नत जो है सुविधाएं थी। वहां पर जो रेलगाड़ियां थी हम कहें या बसें थी वो बहुत उन्नत दर्जे की थी और बहुत जो वहां पर उनको चलाने की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर हुआ करती थी, जिससे आसानी से जो
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आवागमन कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो सोवियत प्रणाली को या सोवियत जो व्यवस्था थी उसको अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती थी, उसको एक विशेष पहचान दिलाती थी। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम लोगों ने सोवियत संघ का गठन किस तरीके से हुआ और उसमें कितने गणराज्य शामिल हैं, और इसके साथ साथ सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों, आप लोगों को से आशा की जाती है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से इसकी समझ आप लोग बना पाए होंगे, और अगली कक्षा में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।